झाड़ू पोछा भी कर दूंगा यार सुबह सुबह। हाँ बेटा। किसको? क्या क्या? डुअल राजधानी? बड़े सिटीज हैं, है ना। सबसे पहली चीज, पहली बार उनका ही खोज हुआ, तो इसलिए पिगट आया और बोला कि ये तो जुड़वा राजधानी है। डुअल राजधानी, जुड़वा राजधानी बोलते हैं, ट्विंस कैपिटल, है ना। कि ये दोनों एक, मतलब होता है ना कि एक से बढ़ के एक, ठीक है, कोई कमी नहीं है। भले हमने हड़प्पा की खोज पहले की, हड़प्पा की खुदाई पहले की, लेकिन मोहनजोदड़ो भी कम तो नहीं है। तो इसलिए इन दोनों को पिगट ने डुअल राजधानी या फिर आप बोल सकते हो दोहरा राजधानी कहा है। ठीक है, और किसी कुछ पूछना है? हाँ बेटा। तब धर्म नहीं था, नहीं कोई धर्म नहीं था उस समय। नहीं 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 नहीं, हिंदू धर्म की शुरुआत वैदिक काल के बाद हुई है, मतलब वैदिक काल के साथ। इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है 622 एडी में, जब पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। और उसके बाद फिर ईसाई धर्म जो है वो 1 एडी में शुरुआत हुई, है ना, जब ये आपके जीसस की जन्म हुआ, मतलब उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद से। तो इस तरीके से बाद बाद आया है। तो अभी तक कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। अभी इन लोग नेचर वर्शिपर हैं, यानी प्रकृति पूजक है, प्रकृति की पूजा करते। इवन ये भी याद रखना कि ऋग्वेद के टाइम पीरियड पे भी वो प्रकृति की पूजा करते हैं, उस टाइम पे भी कोई रिलीजन नहीं आया है। उसके बाद धीरे धीरे धर्म बढ़ना शुरू हो गया, रिलीजन बढ़ना शुरू हो गया। इज इट क्लियर? ओके। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं, लास्ट क्लास में जो भी अपन पढ़े थे थोड़ा फास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। हमने लोथल देखा था बच्चे, जो कि अहमदाबाद गुजरात साबरमती के सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज एसआर राव ने किया था। इसको मुर्दों का नगर, लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल एक तरीके से गोदीवाड़ा है, यानी कि ये बंदरगाह है, डॉकयार्ड सिटी है। दूसरी चीज याद रखना है, यहाँ से हमें फायर अल्टार देखने को मिला है, आटा चक्की देखने को मिला है, चावल के भूसी यानी राइस हस्क देखने को मिला है, मनका बनाने के कारखाने या फिर आप बोल सकते हो फैक्ट्री मिला है बीड मेकिंग इंडस्ट्री के तरीके से। तो ये सारी चीजें हमको लोथल से मिली थी, ठीक है। कल हम पढ़ चुके थे, मैं 5 मिनट में आपको थोड़ा फास्ट करके रिवाइज करवा रहा हूँ। उसके बाद हमने कालीबंगन पढ़ा, जिसको काले रंग की चूड़िया कहते हैं। ये हनुमानगढ़ राजस्थान के घग्गर हाकरा नदी के तट पर मिला हुआ है। सबसे पहले रोमन इतिहासकार लुइगी पियो टेसिटोरी ने इनकी खुदाई की। उसके बाद अमलानंद घोष, उसके बाद बीबी लाल, उसके बाद बीके थापड़, ये सब इनकी खुदाई कर चुके हैं। यहाँ से हमें जुते हुए खेत मिले हैं, एक साथ 2 फसल बोई जाती थी। इसको दीनहीन नगरी भी कहा गया है, क्योंकि लकड़ी की नाली और कच्ची ईंट का इस्तेमाल किया जाता था। फायर अल्टार के साक्ष्य मिले हैं, फर्श में अलंकृत ईंट मिला हुआ है, सूखा और भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमें ऊंट की हड्डी भी देखने को मिला है। साथ ही ये पॉइंट याद रखना है कि दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी भी कहा है, जबकि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विंस राजधानी या फिर ट्विंस कैपिटल कहा है। यहाँ से हमें गुलाबी मृदभांड या जिसे हम सोथी मृदभांड भी कहते हैं, ये मिला हुआ है, ठीक है। तो ये अपन को कालीबंगन के बारे में देखना था। उसके बाद हम बनावली आ गए, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है, सरस्वती नदी तट पर। इसकी खुदाई RS विश्व ने किया था। यहाँ से बेसिकली पक्की मिट्टी से बने हल के साक्ष्य मिले हैं। प्लग आप बोल सकते हो, सिंपल सा प्लग हमको देखने को मिला है, क्ले का बना हुआ। उसके बाद हम आते हैं धौलावीरा में। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली गुजरात में स्थित है, मनहर और मानसेहरा नदी तट पर। जगपति जोशी ने इसकी खुदाई की थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर जो है राखीगढ़ी है। दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो, तीसरे नंबर पे हड़प्पा, चौथे नंबर पे गनेरीवाला, 5वें नंबर पे धौलावीरा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर है। इसको ये भारत का पहला ऐसा स्थल है मोहनजोदड़ो का, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अंकित किया गया है 2011 में। वैसे ओवरऑल देखें तो 40वें नंबर का ये साइट्स है। ये एकमात्र ऐसा शहर है जो कि 3 भागों में विभाजन है, जहां हमें सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन देखने को मिलता है। यहाँ बहुत ही अच्छे जल प्रबंधन है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम के साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमें सुनामी के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये सारी चीज़ें हमको धौलावीरा में देखना था, जिसका अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। उसके बाद हमने रोपड़ देखा। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है, जो कि यज्ञदत्त शर्मा द्वारा आज़ादी के बाद सबसे पहली खुदाई इसकी की गई थी 1953 में। ये भी अपन को याद रखना। हाँ बेटा, स्टेडियम से क्या मतलब? वही खेलने वाला,
हाँ हाँ सेम आज वाला, ठीक है। उसके बाद हमने सुरकोतरा देखा। एक ही चीज याद रखना है, जगपति जोशी ने खुदाई किए थे और घोड़े के संदिग्ध हड्डी के साक्ष्य हमको देखने को मिला है, बट स्टिल उनको घोड़े की नॉलेज नहीं थी, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। उसके बाद हम आगे चलें तो राखी गढ़ी, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है, सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ हमें वहाँ के लोगों के डीएनए के साक्ष्य मिला है। सेम फायर अल्टार देखने को मिला है, पिट्टू खेलते थे लोग, इसके भी साक्ष्य देखने को हमें मिला है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना। घग्गर हाकरा नदी तट पर है। रंगपुर की अगर हम बात करें तो एसआर राव ने इसकी खुदाई की थी और सिंपल सी धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ये एक पॉइंट अपन को याद रखना था। उसके बाद हमने सिनौली देखा, बागपत जिला उत्तर प्रदेश में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी खुदाई कर रही है। यहाँ से एक चीज याद रखना कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला है, जिसमें 125 सवाधान है, बरियल है, 3 रथ देखने को मिला है, कुछ ताबूत देखने को मिला है, तलवार और साथ ही हेलमेट भी देखने को मिला है। चावल और दाल के भी, राइस एंड लेंटिल के भी साक्ष्य हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह हो सकता है कि वैदिक काल स्थल हो, वैदिक कालीन स्थल हो, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती काल का हो, ठीक है। उसके बाद हम दैमाबाद देखते हैं। बेटा दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जो कि सबसे दक्षिणतम स्थल देखने को मिलता है, तो यही चीज आपको भारत में याद रखनी थी। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान वाले क्षेत्र में गए तो वहां हमने हड़प्पा देखा, और हड़प्पा की खुदाई जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, जो कि साहिवाल पंजाब पाकिस्तान रावी नदी के तट पर स्थित है। इसे अर्ध औद्योगिक नगर, तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है। ये सबसे पहला उत्खनित स्थल था। यहाँ से हमें मदर गॉडेस की साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही 12 कमरों का अन्नागार ग्रेट ग्रैंडरी मिलता है, श्रमिक आवास मिलता है, साथ ही हमें नटराज की मूर्ति मिलती है, तांबे की मानव आकृति मिलती है, और इक्ता गाड़ी यानी कि बैलगाड़ी भी देखने को मिलता है। साथ ही 2 कब्रिस्तान R37 और सेमेट्री H, ये 2 कब्रिस्तान हमको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद अगर हम आमरी में गए तो आमरी बेसिकली एक चीज़ याद रखना कि पाक हड़प्पा स्थल या लेट हड़प्पन स्थल है। कोट डीजी के बारे में भी सेम वही चीज़ें याद रखनी है कि ये भी लेट हड़प्पन स्थल है। उसके बाद सुतका गेंडोर हमने देखा। सुतका गेंडोर जो है बेसिकली ये सबसे पश्चिमतम स्थल है। बस एक ही चीज़ याद रखना है, मोहनजोदड़ो के बारे में याद रखना है कि इसको मृतकों का टीला कहा गया है, जो कि लड़काना सिंध प्रांत सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। रखलदास बैनर्जी द्वारा 1922 में इसकी खुदाई की गई, और इसको हम स्तूपों का शहर या फिर स्तूप टीला के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ याद रखना कि ये दूसरा सबसे बड़ा नगर है, पहला था लेकिन अब राखी गढ़ी पहला हो चुका है। यहाँ हमें ग्रेट बाथ, पुरोहित आवास, ग्रेट ग्रैंडरी, कांसे की नग्न नर्तकी और पशुपति शिव के साक्ष्य देखने को मिला है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। दूसरी चीज़, बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ गया था, लेकिन फिर भी इसको बाद में बसाया गया था। ये हमने मोहनजोदड़ो के बारे में देखा था। लास्ट बट नॉट लीस्ट चनहुदड़ो हमने देखा, और चनहुदड़ो जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। नानी गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई की थी, और ये एक औद्योगिक नगर है। मोती बनाने के कारखाने यहाँ से हमको देखने को मिला है, ये पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। एकमात्र नगर जो दुर्गीकृत नहीं है, यही बाद में झूकर झांगर संस्कृति बन गया, और यहाँ से हमें वक्राकार ईंट के साक्ष्य भी देखने को मिला है। एक मुहर मिला है जिसमें 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन देखने को मिला है। सौंदर्य के लिए इन लोग लिपस्टिक लगाया करते थे, आप लोग की तरह ही थे। इत्र था, काजल का भी हमको साक्ष्य देखने को मिला है। यहाँ से भी हमें ब्रॉन्ज की नग्न नर्तकी देखने को मिला है, और कांसे की इक्ता गाड़ी या बैलगाड़ी देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल कवर कर लिया है। अब यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने आपको जस्ट 5 मिनट में रिवाइज करवा दिया, ताकि कल अगर कुछ डाउट भी रहा होगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलें। हाँ बेटा। हाँ, कैसे तय था कि लेबर क्लास का रूम है? ये कारखाना है, ठीक है। कारखाना के बगल में रूम आज बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट है ना दिमाग में कि भैया यहाँ पे कारखाना है, ये सबके लिए रूम है, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टीचरों के लिए घर बने हुए हैं, तो हमको देख के पता चलता है। तो वैसे ही हमने पता लगाया कि ये कारखाना था,
लोग यहाँ पे आते थे गांव से, दूर दूर से। कौन से गांव? ताम्रपाषाण कालीन गांव। चल रहा है साथ साथ में, याद है ना, साथ में चल रहा है। तो वहां से लोग आते थे, यहाँ काम करते थे, और बहुत दूर था घर, इसलिए वहां ना जाके यहीं पे रुक जाते थे। तो इसलिए अगल बगल श्रमिक आवास भी बनाया गया था। ठीक है, और किसी को डाउट? नो। तो अब यहां से क्लासेस को हम थोड़ा सा आगे करते हैं। क्लासेस को आगे करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग थे कौन। बहुत सारे डाउट आते हैं कि कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ गए। बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जो अलग अलग थ्योरी देते हैं। उसमें से कुछ एक दो थ्योरी हमको याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम में तो नहीं पूछेगा ये, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है द्रविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत, जो कि रखलदास बनर्जी और सुनीत कुमार चटर्जी ने दिया है। ये लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो कहीं और से नहीं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आए थे, वो द्रविड़ियन थे। और जब सिंधु घाटी सभ्यता डिक्लाइन होने लगा 1700 बीसी के आसपास, या 1700 से 1300 बीसी के आसपास, जब इनका पतन होने लगा, तो ये वापस अपने होमलैंड या फिर द्रविड़ियन स्थल पे चले गए। ये कौन कह रहा है? सुनीत कुमार चटर्जी और रखलदास बनर्जी, कि इन लोग द्रविड़ियन थे, वहां से आए, रहे, साम्राज्य स्थापित, मतलब सिविलाइजेशन स्थापित किया, और उसके बाद वापस जब पतन होने लगा वापस चले गए। इज इट क्लियर? दूसरा थ्योरी जो कि महत्वपूर्ण है वो है क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत। सर, क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत क्या होता है? सो बेसिकली इसको ग्रेजुअल ओरिजिन भी कहते हैं, जो कि डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष ये लोग कहते हैं। क्या होता है ये समझिएगा। इनका कहना है कि ये लोग कहीं और के नहीं थे। ये जो ताम्रपाषाण काल, जो एक ग्रामीण सभ्यता था, वो ग्रामीण सभ्यता ही धीरे धीरे डेवलप होते गया। वहाँ लाइक बोल सकते हो कि शहरीकरण आया। शहरीकरण क्यों आया? क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर स्टार्ट होने से कैसे शहरीकरण आएगा, थोड़ा सा आइए समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ना, कि शहरीकरण कैसे बना था, इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। आपको पता होगा कि हमने सबसे पहली जो एग्रीकल्चर किया वो लगभग 9000 के आसपास हमको राइस के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ से मिला सर, कौन बताएगा? तो ये शहर है लहुरा देव, उत्तर प्रदेश, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है सर, और कोई साक्ष्य है क्या? हाँ जी है। 7000 में हमको मेहरगढ़ से, बेटा आपको 2 मिनट समझ में नहीं आएगा ना अगर वीडियो नहीं देखे होगे, तो ये पुराने क्लास का है। मेहरगढ़ से हमने गेहूं और जौ की खेती करते थे, यानी वीट एंड बार्ले उगाते थे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और कोई साक्ष्य है क्या? हाँ जी है ना। लगभग 6500 बीसी में हमने कोल्डिहवा में देखा, कोल्डिहवा, यहाँ से क्या उगाते थे? यहाँ से भी हमने राइस उगाना शुरू कर दिया। तो ये सारे खेती होते थे। ठीक है, देखिए खेती 2 तरीके से होता है। एक तो हम अपने लिए खेती कर रहे हैं कि जितना हम खाएंगे उतना ही उगाएंगे, ज़्यादा उगा के वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा उगाएं, और ज़्यादा जब उगाने लगे तो हमारे पास क्या बचता है? तो हमारे पास सरप्लस आना शुरू होता है। सर सरप्लस क्या होता है? जब एक इंसान अपने लाइक बोल सकते हो कि अपने खाने से ज़्यादा उपज कर रहा है, तो जो बच गया उसी चीज़ को बोलते हैं सरप्लस आना। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हम क्या देख रहे हैं कि सरप्लस आना शुरू हो गया। अब ये एक इंसान मान लो चावल उगा रहा है, एक इंसान गेहूं उगा रहा है, एक इंसान जौ उगा रहा है। चावल वाले को गेहूं खाना है तो गेहूं वाले से ले लेगा, गेहूं वाले को जौ खाना है तो जौ वाले से ले लेगा। इस तरीके से यहाँ पे लेन देन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? लेन देन शुरू हो गया, एक्सचेंज शुरू हो गया, एक्सचेंज ऑफ सरप्लस। ठीक है, जब एक्सचेंज ऑफ सरप्लस होगा तो कैसे होगा? तो अभी कोई भी मुद्रा नहीं आया है, किसी भी प्रकार के अभी कॉइन्स नहीं है, यानी कि अब ये क्या होगा? तो ये बार्टर सिस्टम से होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं? विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि 1 किलो चावल लो, 1 किलो गेहूं दे दो। ठीक है, तो इससे व्यापार होने लगा। अब यही जितना भी मैंने यहाँ पे बताया, अगर इसी को एक चश्मा लगा लो, है ना, और चश्मा लगा के बड़ा फॉर्म कर दो कि हम सिर्फ 1-2 की बात नहीं कर रहे, हम 100, 150, 200 की बात कर रहे हैं। तो ये लोग क्या किए? आपस में एक जगह डिसाइड कर लिए
कि भैया हम यहाँ पे मिलेंगे और यहीं पे सब एक्सचेंज होगा। जब एक्सचेंज होगा तो सारे गांव वाले, जितने भी अगल बगल गांव वाले हैं, सब यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए रोड्स बनेंगे, ठीक है, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चलेगा ना, बैलगाड़ी ही सही बट ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सड़कें बनेंगी। अब मान के चलो आज सब कुछ नहीं बेचाया, आज सब कुछ एक्सचेंज नहीं हो पाया, तो इनके लिए क्या बनेगा, गोडाउन बनेगा। क्या बनेगा, गोडाउन बनेगा। और क्या बनेगा, मान लो इनको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, बगल में एक ढाबा खुल गया, ठीक है, मान लो खाने के लिए ढाबा है, पीने के लिए तो वो भी खुल गया यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें खुलने लगी। जब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जब तक मैं सारा सामान नहीं बेचूंगा जाऊंगा ही नहीं, तो यहाँ पे हॉस्टल भी खोलने लग गए, है ना, पीजी भाई साहब कि 2000 रुपये पर बेड, ठीक है, मिल जाता है ना इतना में। तो ये सारी चीज़ें, मुझे ये बताओ कैसा नहीं लग रहा है कि शहर ही तो लग रहा है सर, यहाँ भी तो गोडाउन है, यहाँ भी तो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ भी तो रोड्स हैं, यहाँ भी पॉपुलेशन भर भर के है, यहाँ भी हॉस्टल है, पीजी है, वो भी है कि नहीं? सबको पता है, देखो लड़कों को कहाँ पे है मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फीचर है किसका, शहर का, सिटी का। तो धीरे धीरे गांव था, गांव में सरप्लस आया और सरप्लस के कारण, ड्यू टू एक्सेसिव सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर, टाउन्स इमर्ज, शहर बस गया। तो ये गांव ही था जो धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलप हुआ है, ये कहीं अलग से नहीं आए हैं। ये थ्योरी कौन देता है, तो ये डीपी अग्रवाल हो गए, अमलानंद घोष हो गए, ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि ये क्रमिक उत्पत्ति हुआ है, यही ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है, कहीं से आए नहीं है। तो ये भी थ्योरी हमने देख लिया। कई लोग कहते हैं कि आर्य उत्पत्ति है भाई साहब, लक्ष्मण स्वरूप वत्स, बट ये तो बिल्कुल है ना 1500 BC में आए हैं भाई वो, लेकिन इनका कहना है कि 1500 BC में नहीं आए हैं, ये लोग 2400 से ही आना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे अलग अलग ब्रांचेस आती है, अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए, बट इनका कहना है कि वो आर्य ही आए और यहाँ बस गए। तो हम ये कहते हैं कि जब आर्य आए और बस गए, तो बाद में जब 1500 में आर्य आए तो दोनों के बीच में लड़ाई क्यों हुआ, दोनों तो भाई भाई होते ना, आर्य आर्य। तो इसलिए ये थ्योरी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, या फिर लाइक कोई एक्सेप्ट इसको नहीं किया है आज तक। दूसरा, कई लोगों का कहना है कि ये मेसोपोटामियन या सुमेरियन लोग ही थे जो यहाँ पे आके व्यापार करते थे, जैसे जॉन मार्शल हो गए, मार्टिमर व्हीलर हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए। ये वही गार्डन चाइल्ड हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण सभ्यता कहा है, और महाभारत या फिर आप बोल सकते हो महाजनपद सभ्यता को द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा है। तो ये पॉइंट याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिटी एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन इज या वाज आपका ये महाजनपद, ठीक है। तो ये किसने कहा है, गार्डन चाइल्ड। बट हमको क्या याद रखना है सर, दो चीजें, एक या तो द्रविड़ उत्पत्ति होगी या तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट या क्रमिक उत्पत्ति होगी। इज इट क्लियर? मैंने डिस्कस कर लिया कि कहाँ से लोग आए। ये नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेंस में कुछ पूछेगा नहीं, प्री में भी नहीं पूछता, ये बस हमको नॉलेज होना चाहिए। हमने ये भी डिस्कस कर दिया सर कि पिगट जो हैं उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, या फिर आप बोल सकते हो कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन कैपिटल्स कहा है। तीसरी चीज मैंने ये भी आपको बताया कि मेसोपोटामियन लोग या मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन में मेलुहा वर्ड यूज किया गया है, किसके लिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। मेसोपोटामिया के अभिलेख में आईवीसी हेतु मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया। इज इट क्लियर? एनी डाउट? इस स्लाइड से कोई दिक्कत है? नो? लिखोगे? लिख लो, पूरा मत लिखना, ये दो बस लिख लो। ये तो पहले लिख चुके हैं ना अपन, हाँ, तो ये दोनों बस लिख लो, हड़प्पा सभ्यता उद्भव करके। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी इसको लिख लो, उसके बाद पूरी कहानी सुनाऊंगा। कोई ऑनलाइन में जुड़ा है क्या, देख लेता हूँ एक बार। कोई नहीं है।
किसने बोला था टेस्ट के चक्कर में बच्चे नहीं आते? ये देखो बच्चे ऑनलाइन भी तो नहीं देख रहे हैं कि पता चला हम तो आलसी हैं सर, हम तो घर में बैठ के देखते हैं। तो घर में बैठ के कहाँ देख रहे हो? आप लोग देखते हो? तो जब यहाँ पढ़ ले रहे हो तो दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है? ओह गुड। अच्छा, हिस्ट्री जब पढ़ते हो तो दिमाग में एक स्टोरी चलता है नहीं चलता है? नहीं चलता है? चलता है। अगर चल रहा है मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। जब भी मैं बोलूं कि भाई साहब ये डीपी अग्रवाल ऐसे कह रहे हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ बाजार आ रहा है, लोग उधर से आ रहे हैं ना कि अपना सामान ले लेके बेचने, ठीक है, होटल में जाके बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं अपन। हो गया इतना? आगे चलें, लिख लिए यह इंग्लिश में, फोटो खींच लो। सब कुछ है हिंदी में, इंग्लिश में, सब कुछ है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? चैप्टर जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन जाके एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिएगा। आई नो वहाँ के सारे डेटा, सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लास में है ना इंक्लूड कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आपको एक बार रीडिंग करनी चाहिए। चलिए आगे चलिए। हाँ बेटा, कहाँ पे? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। जल्दी करिए, एक और स्टोरी सुनाना है। हो जाए तो बताइएगा। हो गया बेटा? चलें आगे। ठीक, अब अपन को ना जो पढ़ना है मैं पहले बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। अभी सबसे पहले हम नगर नियोजन पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी नगर नियोजन की विशेषताएं क्या क्या है टाउन प्लानिंग में, जैसे हम सड़क के बारे में डिस्कस करेंगे, हम नगर विन्यास के बारे में डिस्कस करेंगे, जल निकासी के बारे में डिस्कस करेंगे, घर के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रिक्स के बारे में और कुछ संरचनाएं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एकदम हाथ बांध के बैठ जाओ अच्छे बच्चों की तरह, सिर्फ कहानी सुनना और जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको एकदम प्यार से सुनते रहना। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा नोट्स दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ें, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपको यहाँ से प्रीलिम्स में तो फैक्ट पूछेंगे ही, ये मेंस का टॉपिक है। क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अब ये हिस्ट्री नहीं है, ये कल्चर है, टाउन प्लानिंग स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। तो अब अपन बेसिकली चल रहे हैं टाउन प्लानिंग पढ़ने, टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी, टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले आप देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, तो नगरीय नियोजन। नगरीय नियोजन का मतलब है कि यहाँ का नगर कैसे बना हुआ था, किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर थी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये एक बार फोटो देखिए। फोटो क्या दिखा रहा है कि सर ये जो एरिया है ये बिल्कुल बड़ा सा पार्ट है, लोअर है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है एआई जनरेटेड है तो थोड़ा सा है ना, देख लेना, ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड पार्ट पर है, यानी ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि नगर जो है सर वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो हिस्सा है ये आप बोल सकते हो कि वेस्टर्न साइड में जो है वो आपका सिटाडेल है। क्या है? सिटाडेल है, या फिर इसी को हम गढ़ के नाम से जानते हैं। मत लिख भाई, देख ले अभी, है ना, मैं सारा नोट्स लिखवा दूंगा, नो वरी। दूसरा जो ईस्ट साइड पे है उसको हम निचला स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? निचला स्थल, या इसी को लोअर टाउन के नाम से जानते हैं। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि सर सिटाडेल क्यों बना है, तो एक चीज याद रखना बेटा कि ये प्रशासनिक काम के लिए बना है, प्रशासनिक कार्यों हेतु बना है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए बना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, निवास स्थल क्यों बना है? तो निवास स्थल जो है ये कॉमन पीपल के लिए बना है। किसके लिए बना है? कॉमन पीपल, या फिर आप बोल सकते हो मैंगो मैन, आम आदमी। ठीक है, तो ये आम आदमी के रहने के लिए या निवास स्थल है, सिंपल सी बात। दूसरी चीजें सिटाडेल में और क्या मिलती है? तो सिटाडेल में हमको मिलती है स्नानागार। कहां से? मोहनजोदड़ो से। दूसरा अन्नागार। तो ये तीनों के बारे में हमको डिस्कस करनी है। अन्नागार, इसको हम ग्रेनरी बोलते हैं, और दूसरा हो गया स्नानागार, इसको हम ग्रेट बाथ बोलते हैं, ग्रेट बाथ बोलते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 ये 3 चीजें सिटाडेल की फीचर्स हैं। और निचला स्थल कॉमन पीपल, आम जनता के निवास स्थल हुआ करता था। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये निचला स्थल जो है वो फोर्टिफाइड होता था, फोर्टिफिकेशन होता था, फोर्टिफिकेशन होता था, ये पॉइंट याद रखना है। किलेबंदी किया जाता था, किलेबंदी किया जाता था। दूसरी चीज, ये आपका जो सिटाडेल है वो भी किलेबंदी किया जाता था, ये भी फोर्टिफाइड था। अलग अलग कई जगह पे साक्ष्य मिला है, दोनों एक ही जगह, बट अपवाद हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो सब जगह का फीचर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये निचला स्थल है, लोअर टाउन है, जो कि एक बड़ा स्थल है, बड़ा है, नीचे है, ये गढ़ है, छोटा है, टीले पर स्थित है, यानी थोड़े से अप्रेज प्लेटफॉर्म पर स्थित है। ठीक है, किस लिए है? प्रशासनिक कार्यों के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए। ये किस लिए है? आम लोगों के रहने के लिए। तो सबसे पहले इसको पढ़ोगे कि इसको पढ़ोगे? इसको पढ़ ले। चलो, तो अब चलते हैं निचला स्थल को थोड़ा सा पढ़ते हैं। निचला स्थल, निचला स्थल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये है। क्या है ये वो है जो आप अभी सीखने वाले हो। ये पहली पॉइंट ग्रिड पैटर्न पर बना हुआ है। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है बेटा? इसको भी हिंदी में ग्रिड पैटर्न ही बोलोगे। इसको बोलते हैं सेक्टोरियल प्लानिंग, सेक्टोरियल प्लानिंग। कितने लोग रायपुर गए हैं? भिलाई कितने लोग गए हैं? सब लोग गए हैं। चंडीगढ़ कितने लोग गए हैं? ठीक है, चलो भिलाई का एग्जांपल लेते हैं, चंडीगढ़ का एग्जांपल छोड़ते हैं। भिलाई में आप लोग देखोगे कि हमने देखा है सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 सेम इसी तरीके से बटा हुआ होता है। इसी को ग्रिड पैटर्न कहते हैं। पहले प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है ना। आप देखोगे पूरा चंडीगढ़ शहर को बसाया गया है। ऐसा नहीं कि बिलासपुर में एक घर बना, लोग रहना शुरू कर दिए, फिर बगल में दूसरा घर बना, लोग रहना शुरू कर दिए, फिर जनसंख्या बढ़ने लगी तो बिलासपुर के आउटर में रहने लगे। नहीं, पहले पूरा शहर बसा, उसके बाद यहाँ पे लोग आके रहना शुरू किए। सेम चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का आज का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग इंस्पायर है सिंधु घाटी सभ्यता से। द स्ट्रक्चर ऑफ चंडीगढ़ वो लाइक बोल सकते हो कि बिल्कुल इंस्पायर है किससे? इंस्पायर्ड बाय आईवीसी स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट अपन को याद रखने हैं। दूसरी चीज कि ये तो पहले हमने देख लिया ग्रिड पैटर्न पे कटा हुआ है, सेक्टोरियल प्लानिंग है, सेक्टर बटा हुआ है, सेक्टर 1 2 3 4 ऐसे ही चला होगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सड़कें जो यहाँ पे हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर काटती है एक दूसरे को। ये देखो यहाँ से यहाँ चला गया, इसी तरीके से यहाँ पे हम एक सड़क बना दिए, एक यहाँ पे सड़क बना दिए, इस तरीके से सेक्टर में बटा हुआ है। ये मेन सड़क है और ये गली वाला सड़क है। बात समझ में आ रही है? ये मेन सड़क है और ये गली वाला सड़क है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सड़क की बात कर ली, समकोण पर कटा हुआ है 90 डिग्री एंगल पे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सड़कें जो है ये लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी। कितनी चौड़ी होती थी बेटा? 10 मीटर चौड़ी होती थी। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सड़कें जो बनी हुई है वो कच्ची ईंटों से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? कच्ची ईंटों से बनी होती थी। 2 प्रकार की ईंट का इस्तेमाल किया गया है, एक कच्ची ईंट और दूसरा पक्की ईंट। तो सड़क के बारे में हमने सारा चीज डिस्कस कर लिया कि सर सड़क जो मेन सड़क है वो 10 मीटर चौड़ी होती थी। ठीक है, सड़क जो अंदर का है वो भी आपका 90 डिग्री एंगल पे कटा होता था, ग्रिड पैटर्न पे कटा होता था। अब यहाँ पे तीसरी चीजें बात करते हैं कि सड़क के दोनों किनारे, अगर आप इस सड़क की बात कर रहे हैं तो इसके दोनों किनारों पे
दोनों किनारों पे जल निकासी बनी होती थी। क्या बनी होती थी? जल निकासी, या इसी को ड्रेनेज सिस्टम कहते थे। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बनी होती थी। और ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बारे में याद रखना कि ये ड्रेनेज सिस्टम पक्की ईंटों से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? पक्की ईंटों से बनी होती थी, यानी कि बैक्ड ब्रिक से बनी होती थी, या इसी को ड्राइड ब्रिक बोल सकते हो। ठीक है, बैक्ड ब्रिक या ड्राइड ब्रिक से बनी होती थी। और इसको बोल सकते हो कि हम मोटार की मदद से, मोटार का हिंदी में तार बोलते हैं इसको, आप लोग देखे होंगे जो सड़क बनती है ना काली काले, उसी की बात कर रहा हूं। या फिर इसमें जिप्सम लगा दो, जिप्सम का भी उपयोग किया जाता था। तो इसकी मदद से इसको हम जोड़ते थे, ठीक है, प्लास्टर करते थे, ताकि पानी जो है वो रिसे। और जिप्सम का उपयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि जो गंदगी होती है वो जिप्सम ऑब्जर्व कर लेता है और शुद्ध पानी को नीचे जाने देता है, रिसाइकलिंग हो जाता था पानी का। ठीक है, तो इस तरीके से नालियां बनी होती थी। बहुत ही उत्कृष्ट या फिर डेवलप ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। ये भी हमने देख लिया। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि ये जो जल निकासी है, ड्रेनेज है, ये घर से डायरेक्ट जुड़ा होता था, सीधे घर से जुड़ा होता था। मैं सारा चीज़ अभी दिखाऊंगा पीपीटी में, हर फोटो दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा विजुअलाइज हो जाए, लेकिन अभी आपको समझना है बहुत डिटेल में। ठीक है, कि घर से डायरेक्ट जुड़ा होता। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो कि यहाँ पे हमने घर बना दिया, यहाँ पे हमने घर बना दिया, यहाँ पे हमने घर बना दिया, तो ये डायरेक्टली घर से बाहर के क्या में, बाहर के नाली में जुड़ी होती थी, या अंदर के नाली में भी, अंदर के सड़क के नाली में भी जुड़ी होती थी। याद हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें अपन को याद रखनी है। चलिए, इतना हो गया। हमने जल निकासी के बारे में बात कर लिया, हमने सड़क के बारे में बात कर लिया। अब थोड़ा सा हम चौथे टॉपिक या फिर चौथे नंबर पे घर के बारे में बात कर लेते हैं, हाउसेस के बारे में बात कर लेते हैं। हाउसेस जो है बेटा वो इस तरीके से बनी होती थी, इस तरीके से बनी होती थी। अब क्या है ये हाउसेस के बारे में, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, ये जो घर है ये सिंगल स्टोरी होता था, डबल स्टोरी होता था। सिंगल स्टोरी का मतलब एक तल्ला, डबल स्टोरी का मतलब दो तल्ला। ठीक है, एक तल्ला दो तल्ला घर बने होते थे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, घर का जो दरवाजा था वो पीछे की तरफ खुलता था, पीछे की सड़क की तरफ। जैसे मान के चलो यहां से भी एक रास्ता है और ये हमारा घर है, तो यहां ना खुल के या तो इधर खुलेगा, ठीक है, या फिर अगर इधर कोई गली है तो गली में खुलेगा, सामने नहीं खुलता था। ये दिखाता है कि इन लोग अपने प्राइवेसी के लिए बहुत कंसर्न थे, अपने प्राइवेसी के लिए इन लोग बहुत कंसर्न हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को याद रखना है कि दरवाजा सर पीछे की तरफ खुलता था, इनकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, खिड़की के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना, अगर एक तल्ला घर है तो बहुत सारे घरों में तो खिड़की नहीं होगी, और अगर खिड़की है भी तो बहुत हाइट पे होता था। दो तल्ला अगर घर है तो ऊपर वाले में खिड़की होती थी, यानी कि कोई झांके ना, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखते थे भाई अपने आप को। ठीक है, कोई झांके ना बाहर से, इसलिए खिड़की भी नहीं होती थी। अगर खिड़की है तो बहुत हाइट पे होगा ताकि वहां तक कोई पहुंच ना पाए, और अगर दो तल्ला है तो दूसरे वाले मंजिले पे होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से इनके दरवाजे की तरफ। एक घर होता है ऐसे, आज की शहर के घर की बात नहीं कर रहा हूँ, गांव की बात कर रहा हूँ। ये मेन गेट है बेटा, और फिर हम देखते हैं कि यहीं पे सेकेंड गेट और यहाँ पे थर्ड गेट बाहर जाने का। ऐसे घर देखे हो, है ना? इनके घर ऐसे नहीं होते थे। इनका अगर मेन गेट यहाँ पे है तो सेकेंड गेट यहाँ पे होता। इसका मतलब है कि बाहर से कोई इंसान अगर झांके भी तो ये दीवार जो है वो घर को कवर कर लेता था, यानी एक बार में पूरा अंदर तक फेस नहीं जाता था। ठीक है, ये गांव में बनता था ऐसे ही घर कि एक गली, एक दरवाजा यहाँ है, फिर ये से दीवार है, इधर से जाके फिर अंदर जाओगे। ठीक है, तो इनके मकान इस तरीके से होते थे, यानी सामने से पूरी तरीके से अंदर आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हमने घर के बारे में डिस्कस कर लिया। एक चीज़ और याद रखना है कि घर जो है ये भी पक्के ईंटों से बने होते थे, पक्के ईंटों से बने होते थे। और यहाँ पे मैंने जो आपका
ये फोर्टिफिकेशन डिस्कस किया था, ये कच्ची ईंटों से इस्तेमाल होता था, कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था, यानी कि सड़क बनाने में और किलेबंदी करने में कच्ची ईंटें इस्तेमाल होते थे, और दूसरी चीज़ घर बनाने में और नालियां बनाने में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? ओके चलो बहुत बढ़िया। तो हमने घर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने जल निकासी के बारे में डिस्कस कर लिया, सड़क के बारे में डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा और जाता हूं घर के अंदर। घर के अंदर क्या क्या होता था? तो किचन होते थे, ठीक है, बाथरूम होता था, और कई घरों में, सभी घरों में नहीं, बाथरूम हर घर में है, कई घरों में टॉयलेट भी होता था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना। कुछ घरों में पीछे की तरफ उनका खुद का कुआं होता था, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है। वेल हुआ करता था उनका खुद का घरों के पीछे में, और घर के पीछे में अगर वेल है, मान के चलो ये घर है, तो यहां पे अगर वेल है तो बाहर का दरवाजा खुला रहता था। आज की तरह नहीं कि अगर कोई पानी ले जाए तो आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है, कि पानी कैसे छू लिया तू, ऐसा नहीं। अगर तुमको पानी चाहिए, दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, आओ कुआं से पानी निकालो, पियो, लेके जाओ, ठीक है। यानी लिबरल लोग थे। बात समझ में आ रही है? तो ये कई घरों में, सभी घरों में नहीं, कई घरों में पीछे की तरफ कुआं होता था, और ये कुआं अगर है जिस घर में, वहां पे दरवाजे नहीं होते थे, पूछने की जरूरत नहीं है, आओ ले जाओ अपने मर्जी से, ठीक है। तो ये हमने घर के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो हमारा घर हो गया बेटा, हमारा जल निकासी हो गया, हमारा सड़क हो गया, और कुछ बचा क्या? चलो इतना तो हो गया। मैंने ईंट के बारे में डिस्कस कर ही लिया। ईंट के बारे में डिस्कस कर लिया कि दो तरीके की ईंट होते थे, एक कच्ची ईंट और दूसरा पक्की ईंट। याद रखना बेटा 4:2:1 के रेशियो में उपयोग होता था, बट सभी जगह सेम रेशियो नहीं था, अलग अलग प्रकार के रेशियो भी हुआ करते थे। 4 अगर मीटर या 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगा, 1 ऊंचाई होगा, इस तरीके से। कई जगह पे आयताकार यूज होता था, कई जगह पे बेलनाकार। तो समरूपता तो थी, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग भी उपयोग होता था। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीजीपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, और यूपीएससी का भी ये ऑप्शन था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना ये रेशियो तो था, लेकिन सब जगह पे एक समान उपयोग नहीं किया जाता था। आज से बहुत साल पहले यूपीएससी क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो ये सारा चीजें हमने लोअर टाउन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अगर यहां तक कोई डाउट नहीं होगा तो हम चलेंगे आगे, और इसमें थोड़ा सा अब हम डिस्कस करेंगे ये सिटाडेल के बारे में। किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा, हाँ बेटा, रूफटॉप कैसे बनता था? आप गांव में देखे होंगे कि हम ना लकड़ी, मोटा मोटा लकड़ी लगाते हैं और उसके ऊपर पतला लकड़ी बिछाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर मान के चलो मिट्टी लपेट देते हैं। कोठा सुने हो? कोठा, वो कोठा नहीं बात कर रहा हूँ, गांव में जो कोठा वर्ड यूज करते हैं सुने हो ना, तो वो भी तो छत ही था। अपन गर्मी के दिनों में पुराने घरों में चढ़ के उसमें सो जाते थे, याद आ रहा है? तो सेम वही चीज है। ऐसा नहीं कि आज की तरह ये बिल्डिंग्स बन रहे हैं, नहीं, झाड़ी भूसा नहीं है, झाड़ी भूसा नहीं, जैसे लकड़ी लगा दिए, ऐसे मान लो 4-5 लकड़ी लगा दिए, फिर इस तरीके से लकड़ी लगाए और उसके ऊपर मट्टी वगैरह लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से बनता था, आज भी होता है। अगर आप गांव में जाओगे तो सेम इसी प्रकार से 2 तल्ला घर बनता है, अगर आप मिट्टी के घर बना रहे हो तो। मैं जब 9th पढ़ता था तो मैं एक सर के घर कोचिंग करने जाता था, मैथ्स पढ़ने, तो उनका घर वैसे ही बना हुआ था, मिट्टी का घर था लेकिन 2 तल्ला घर था। तो सेम उसी प्रकार से इन लोग भी बनाते थे। और किसी को कोई डाउट? नो, आगे चले। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सिटाडेल। टाइम है कि हो गया? चलो थोड़ा सा बचा है कि इसी को पीपीटी में दिखा लेता हूँ, सिटाडेल कल यूज कर लेंगे, कल इसको समझ लेंगे, है ना, ताकि एक बार आपका रिवाइज भी हो जाए। तो टाउन प्लानिंग स्टार्ट किए थे हमने। टाउन प्लानिंग में हमने ये सारी चीज़ें देखा। मैंने ये भी आपको पहले ही बता दिया कि गार्डन चाइल्ड नामक एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने भारत का प्रथम नगरीकरण कहा है, किसको? सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। मैंने आपको ये भी समझाया कि पहले योजना बनाई जाती थी, उसके बाद फिर निवास होता था। फर्स्ट प्लानिंग देन रेसिडेंस। इज इट क्लियर? ओके। अब चलते हैं आगे। तो आगे में ये सारी चीज़ें इंग्लिश में भी है आपके सामने। सड़कों के बारे में हमने बात कर ली। क्या क्या बात की सर? कि ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था,
ठीक है, याद रखिएगा। समकोण पर सड़क एक दूसरे को काटती थी, राइट एंगल कटिंग करता था, कच्ची ईंटों के इस्तेमाल से बनाया जाता था, तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखना है। और मुख्य सड़क की चौड़ाई जो थी वो 10 मीटर थी। अब आपको रिवीजन करना है, यहाँ से पढ़ना कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा ब्लैक बोर्ड में अब उसी को यहाँ पर रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर हमने नगर विन्यास भी देखा कि सर 2 भागों में हमने इसको वर्गीकृत किया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से भाग में सर? तो एक हमारा पश्चिम भाग था और दूसरा हमारा पूर्वी भाग था। पश्चिम भाग में सिटाडेल होता था या इसी को दुर्ग कहते थे, और पूर्वी भाग में जो होता था उसको हम निचला स्थल या निचला नगर कहते थे। ये कुलीन वर्गों के लिए था, इलाइट क्लास के लिए था। यहाँ प्रशासनिक भवनें हुआ करती थी, ये लोगों के लिए, आम पीपल के लिए, कॉमन पीपल के लिए होता था। ये बहुत बड़ा था, ज़्यादा क्षेत्रफल था, इसकी दुर्गीकृत की जाती थी कच्ची ईंटों से, ये पॉइंट याद रखना है। इसकी भी दुर्गीकृत किया जाता था कच्ची ईंटों से। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया, बस यहाँ पे रिवाइज करना है। जब पूरा पढ़ लेंगे तो इस पे आएंगे अपवाद पे, अभी अपवाद पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं जल निकास प्रणाली पे। तो इस प्रकार से बेटा जल निकास प्रणाली होती थी। ये देखिए यहाँ से घरों से ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये देखिए घर से जुड़ा हुआ है, मेन सड़क पे बना हुआ था, ये मेन सड़क है। तो इस तरीके से जल निकास प्रणाली होती थी। एक मैं बताना भूल गया कि ये सारी नालियाँ जो है एक जगह पे जाके गट्टर से मिल जाता था, है ना, बोलते हैं ना गट्टर की नाली, ठीक है। तो ये वही गट्टर है, सब लोग सारा चारों तरफ से आके एक जगह पे ये मिल जाता था और बाद में सप्ताह 2 सप्ताह में इसको साफ कर लिया जाता था। अब लोग साफ करते थे या मशीन था, हमें इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा कि इतनी अच्छी डेवलप सिटी है तो हो सकता है कुछ मशीन वगैरह हो रहा होगा, बट एग्जैक्टली क्या था इसकी जानकारी हमें नहीं है, ठीक है। तो ये अद्वितीय विशेषता है। मुख्य और आंतरिक सड़कों के समानांतर, यानी मेन सड़क, जो मेन सड़क था उसके भी साथ में बनता था और अंदर के जो सड़क थी उसके भी साथ में बनाया जाता था। पक्की ईंटों से बनता था, जिप्सम का उपयोग हम करते थे या चूना पत्थर के उपयोग करते थे। याद रखिएगा इसका ढक्कन भी बनाया जाता था, लाइमस्टोन का ढक के रखते थे। हमारे नेताओं को, गधों को सीखना चाहिए इनसे, उनको बुलाओ, बैठाओ यहाँ क्लास में कि चलो विशाल सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं, है ना, ऐसी आर्किटेक्चर होनी चाहिए। आज हमारी नाली देखोगे कि सैटरडे या संडे को कोई ना कोई एक पड़ा रहता है उस नाली में, ढका रखो भाई, ऊपर पड़ा रहेगा। मैं एक दिन ऐसे ही आ रहा था, एक बंदा मस्त सोया पड़ा है, क्या जिंदगी है। बाद में देखा उसके मुंह में, छोड़ो रहने दो। तो ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल, जिप्सम का उपयोग किया जाता था, चूना पत्थर और ढक्कन का इस्तेमाल किया जाता था और सब मेन होल से जाके जुड़ जाते थे। तो ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया, बस यहाँ पर रिवीजन कर लो। उसके बाद हमने घर के बारे में देखा, ठीक है। तो ये घर जो है 4-5 कमरे का बना होता था, ये पॉइंट याद रखिएगा। छोटा, हाँ एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये घर जो था ना, ये इस प्रकार के आंगन बने होते थे, जैसे हमारा गांव में आंगन होता था ना पहले, सेम उसी प्रकार से ये आंगन बने हैं और आंगन के चारों तरफ कमरे बने होते थे, 4 या 5 कमरे बन जाते थे, ठीक है। आज भी ऐसे ही होता है कि सर ये हमारा मकान है, यहाँ पे मेन गेट है और ये आंगन है, आंगन के अगल बगल कमरे होते हैं, ठीक है। ये आंगन ओपन होता था, तो इस तरीके से आंगन होते थे। और सभी घर में आंगन तो होता ही था, रसोई होता था, किचन, स्नानागार होता था, बाथरूम होता था। कई घरों में हमको टॉयलेट भी देखने को मिला है और अधिकांश घरों में ही कुआं होता था। मोस्ट हाउसेस में वेल भी देखने को मिला है, ठीक है। आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण करता था, रूम बिल्ड्स अराउंड द कॉर्टयार्ड्स, ये भी अपन को याद रखना है। मकान छोटे होते थे, 2 मंजिला मकान भी देखने को मिला है, 1 मंजिला तो होता ही था। निचता बहुत था इनका। निचता क्यों था? क्योंकि मुख्य सड़क की ओर इनकी जो दरवाजे हैं वो नहीं खुलते थे। एक अपवाद है, लोथल में बस खुला करता था, ठीक है। तो लोथल बस अपवाद है, बाकी जगह पीछे की तरफ खुला करता था। लकड़ी के दरवाजे बने होते थे, आज भी उसी के बनते हैं। दरवाजे सीधे सारे घर को नहीं दिखाते थे। मैं आपको बताया था ना कि अगर ये घर है और यहाँ दरवाजा है तो दूसरा दरवाजा यहाँ पे होगा या इधर होगा, सामने से पूरा घर आप नहीं देख सकते। तो ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर ली, ये सारा चीज़ इंग्लिश में। ईंट की अगर हम बात करें तो ईंट के बारे में भी हमने देखा है कि सर ईंट जो है वो पक्की और कच्ची दोनों प्रकार के होता था। पक्की ईंट का इस्तेमाल भवन बनाने में और नालियाँ बनाने में किया जाता था। हाउस और ड्रेनेज बनाने में बैक्ड ब्रिक का उपयोग करते थे और सड़क और दुर्गीकरण करने में अनबैक्ड ब्रिक का उपयोग किया करते थे, ठीक है। ईंटों के आकार में एकरूपता तो थी,
4:2:1 के अनुपात में था, लेकिन सभी जगह एक प्रकार की ईंट का उपयोग नहीं किया गया है। ईंटों को प्लास्टर या तार, इसी को मोर्टार कहते हैं, या जिप्सम से जोड़ा जाता था। जैसे आज हम प्लास्टर करते हैं सीमेंट से, वैसे ही इनका मदद करके जोड़ा जाता था। ये पॉइंट अपन को याद रखना। एक अपवाद है बेटा, वो भी याद रखिएगा। कालीबंगन और लोथल में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंट का इस्तेमाल किया गया। सभी जगह भवन निर्माण पक्की ईंटों से होता था, लेकिन कालीबंगन और लोथल एक ऐसा शहर है जहां पे कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया है भवन निर्माण करने में। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे सिटाडेल के बारे में। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। ये सारा चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, बस आपको थोड़ा सा मैं पीपीटी में रिवाइज करवा दिया। हाँ, कुछ दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है तो पूछो। हाँ बोलो। आए अरे बिल्कुल, मेरी पर्सनल लाइफ छोड़ के कुछ भी पूछ सकते हो। नहीं, बच्चों को मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिलचस्पी रहती है ना, इसलिए पहले ही चेतावनी दे दिया। हाँ पूछो। आए अरे थोड़ा जोर से बोलो ना। बर्निंग कोयला उस समय तक आई थिंक लकड़ी यूज़ किया करते होंगे। कोयला नहीं रहा होगा उस टाइम पे, मतलब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी कि ज़मीन से कोयला निकाल ले, तो मे भी लकड़ी यूज़ किया करते होंगे, चूल्हा वगैरह यूज़ किया करते होंगे। यही डाउट था आपका। डाउट भी ना आप ही की तरफ भोला भाला रहता है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोल। समझ में आया ये? ठीक, तो टाउन प्लानिंग लगभग आधी हो गई है। नोट लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा? कौन कौन लिख लेगा? सभी लिख लेंगे? ठीक है, कल लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। अच्छे बच्चे हो यार आप लोग, कभी कभी।